हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो बीएनएस की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से लेकर 44 इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो मान लो एक सांबा और एक गब्बर है, ठीक है। वो शोले पिक्चर वाले ले लो या वैसे कोई भी, मान लो वैसे कोई भी कैरेक्टर है, एक गब्बर है और एक सांबा है। मैं जी और एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो गब्बर है वो सांबा के पीछे पड़ा हुआ है चाकू लेकर कि मैं आज तुझे मार ही दूंगा जान से। जो भी रीज़न है वो सांबा के पीछे पड़ा हुआ है। रात का वक्त है, मान लो एक बंद गली में सांबा फंस जाता है जाके। यहाँ पर सांबा देखता है कोई मेरे पास है भी नहीं, आसपास कोई लोग नहीं है, मुझे कौन बचाएगा। और गब्बर इसके पीछे आ गया है बिल्कुल ही कि अब तो मैं इसको मार ही दूंगा जान से। तो सांबा देखता है कि इसके पास ना एक मान लो पत्थर पड़ा होता है, ये पत्थर उठाता है और गब्बर के सिर पे मार देता है, ठीक है। ऐसे फेंक के मारता है, बिल्कुल निशाना एकदम परफेक्ट लगता है गब्बर के सिर पर। और गब्बर की वो जो पत्थर लगने से मौत हो जाती है, वो मर जाता है जो गब्बर है। मतलब सांबा का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो गब्बर को जान से मार दे, बट वो पत्थर इस तरीके से लगा, ऐसा परफेक्ट लगा कि वो गब्बर मर गया उस पत्थर से। तो अब इस केस में बताओ कि सांबा की कोई लायबिलिटी होगी क्या? आप में से बहुत लोग बोलोगे कि नहीं होगी, और राइट आंसर ये है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ पर जो सांबा है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, उसने अपनी जान बचाने के लिए गब्बर पर अटैक किया। तो यहाँ पर इस केस में जे पत्थर से गब्बर मर भी जाता है तो सांबा की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये जो राइट है सांबा का खुद को प्रिजर्व करने का, इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना। सेक्शन 34 से लेकर 44 बीएनएस में ये प्रोविज़न दिए गए हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थ्योरी आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है ना। थॉमस हॉब्स ने दी थी ये थ्योरी कि जैसे हम स्टेट को ना अपने कुछ राइट्स सरेंडर कर देते हैं और उसके बदले स्टेट जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आप पर कोई अटैक कर रहा है, तो आप उस केस में क्या करोगे? पुलिस को फ़ोन करोगे कि पुलिस वहाँ पर आएगी, जो स्टेट की अथॉरिटी वहाँ पर आएगी, स्टेट की अथॉरिटी है पुलिस, वो आपको बचाएगी। बट अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ जाए जहाँ पर वो जो पुलिस है, स्टेट की अथॉरिटी है, वो नहीं पहुँच सकती है, वो जो डेंजर है वो इमिनेंट है, बिल्कुल सामने है आपके। उस केस में क्या करोगे फिर आप? उस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हमने, इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है। अब सेक्शंस पर आते हैं। सेक्शन 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ये सेक्शन 34 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो अभी हमने डिस्कस करी ना बात, वही ये डिक्लेयर करता है, एक डिक्लेरेशन देता है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। कोई भी इंसान अगर कुछ भी कर रहा है वो ऑफेंस नहीं होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस। एक जनरल डिक्लेरेशन है ये, और ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक इंपॉर्टेंट केस है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बोला गया था कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है ना हमारा, वो प्राइम इंस्टिंक्ट है। मतलब अगर आपके सामने एकदम से खतरा आता है, डेंजर आता है, आपका सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? अपने आप को बचाने का। तो वो जो हमारा इंस्टिंक्ट है ना, वो जो हमारा रिएक्शन है किसी डेंजर के प्रति, वही हमारा राइट है प्राइवेट डिफेंस का। उसी पर ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड है। सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, उसमें ये समझ आया कि बॉडी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मतलब वो जो सांबा अपने आप को बचा रहा था, अपनी बॉडी को बचा रहा था ना वो, तो अपनी बॉडी को बचाने के लिए आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसमें भी एक पॉइंट समझो, खुद को बचाने के लिए मतलब अपनी बॉडी को बचाने के लिए भी कर सकते हो, और किसी और को बचाने के लिए मतलब किसी और की बॉडी को बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। सेम अपनी प्रॉपर्टी को, दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो राइट है, मतलब यहाँ लिखा है ना कि प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अब हम अपनी बॉडी को या किसी और की बॉडी को बचा सकते हैं कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इस पॉइंट को भी याद रखना कि जो बॉडी का डिफेंस का राइट है ना, वो उन्हीं ऑफेंसेस के अगेंस्ट है जो अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं? चैप्टर 6 है बीएनएस में, वहाँ पर ये ऑफेंसेस बताए गए। जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं वहाँ पर। सेक्शन 100 से आई गेस 146 तक सेक्शंस है चैप्टर 6 में। मतलब जो भी इन सेक्शंस के अंदर जो भी वो ऑफेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है। बट एक बात यहाँ पर समझो, एक छोटी सी पॉइंट है कि सेक्शन 63 रेप को डिफाइन करता है, एंड ऑनवर्ड्स सेक्शुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। 63, 64, 65 ये सभी रेप से डील करते हैं, रेप के ऑफेंस से। अब
रेप के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं, वैसे देखा जाए तो है, बट अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज ये जो है चैप्टर 6 के अंदर नहीं आता है जो रेप का ऑफेंस है। बट लिबरल बेनिफिशियल जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा। जो मैंने अभी बोला है वो बात अगर समझ भी नहीं भी आई तो इग्नोर कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे एक थोड़ा सा डीप डिस्कशन था। अब प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए भी राइट है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और जो वो ऑफेंसेज है जिनके अगेंस्ट ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है, वही सभी ये चारों ऑफेंसेज है: थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी चुरा के जा रहा है, आपको पता चल जाए, उसको पकड़ सकते हो, रोक सकते हो। पकड़ लिया। रॉबरी होता है जहाँ पर इंस्टेंट हार्म या इंस्टेंट डेथ का खतरा होता है। मतलब आपको कोई कह रहा है कि तुझे जान से गोली मार दूंगा, ठीक है, शूट कर दूंगा, तुझे अपना वॉलेट, अपना फ़ोन वगैरह जो भी तेरे पास है वो मुझे दे दे। ये रॉबरी है। उस केस में भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, है ना, धक्का मार सकते हो कि वहाँ से उसको किसी और जो भी नेसेसरी हार्म उसको पहुँचा सकते हो। मिसचीफ है। मिसचीफ मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी के साथ तोड़ फोड़ करना, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उस केस में भी। और क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी एंटर हो रहा है, आपकी परमिशन नहीं है, ठीक है, और उसके पास मतलब कोई अथॉरिटी भी नहीं है एंटर होने की, मतलब जो एंटर हो रहा है उसकी इंटेंशन है कि वो ऑफेंस या कोई ना कोई अनोयंस क्रिएट करे आपकी प्रॉपर्टी पर, बस, तो उस केस में भी आपके पास राइट है। तो ये चारों ऑफेंसेज हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑफेंस क्यों नहीं दिया गया? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो बहुत सारे ऑफेंसेज है, चीटिंग हो गया या फॉर्जरी हो गया, ऐसे करके काफ़ी ऑफेंसेज है, बट इन्हीं चारों ऑफेंसेज के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी। बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो चारों ऑफेंसेज है ना, इन ऑफेंसेस में जो प्रॉपर्टी को जो खतरा होता है, डेंजर होता है, वो इंस्टेंट होता है। बाकी कोई और ऑफेंसेस, चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गया, और भी कुछ और ऑफेंसेस हो गए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहाँ पर आपके पास टाइम होता है कि आप प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास जा सको, बट यहाँ पर वो टाइम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है इन चारों ऑफेंसेज में। अब जैसे ये जो डिफेंस है कब स्टार्ट होता है, कमेंस कब होता है, एंड कब होता है ना, कंटिन्यू कब तक रहता है, ये जो सभी चीज़ें हैं आगे जो सेक्शंस आएंगे उनमें डिस्कस होंगी। तो उसकी जो लिमिट है वो क्या है, कितना एक्सरसाइज कर सकते हो, कब आप डेथ कॉज कर सकते हो, ये आगे जो सेक्शंस आएंगे उनमें डिस्कस होगी। अभी तो हमने जो बिल्कुल जनरल डिस्कशन होता है सेक्शन 34, 35 ये डिस्कस करें। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये जरूर लिख के आना। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हेल्ड किए गए थे? सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारा नेचुरल रिएक्शन है किसी डेंजर के प्रति, जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है सब में अवेलेबल होता है ये। राइट इज़ नॉट अवेलेबल हु क्रिएट्स दी डेंजर हिमसेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब जिसने खुद ही डेंजर क्रिएट किया हो उसके पास फिर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। कैसे? जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ए और बी है, ए जो है बी को जाके कुछ ना कुछ गालियाँ दे देता है ना। इससे जो बी है गुस्से में आ जाता है कि ऐसे कैसे गाली दे रहा है, थोड़ा तमीज़ में रहो। अब ए हट ही नहीं रहा है, ए लगातार अब्यूज़ करे जा रहा है, उसकी फैमिली पे चला गया है। अब बी इस केस में इसको मारने के लिए, भगाने के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ मान लो लठ ले आता है, लाठी ले आता है इसको मारने के लिए। ए इसकी तरफ आता है लाठी लेकर इस पर अटैक करने के लिए, मारा नहीं अभी बी ने, और ए क्या करता है बदले में इसी को लाठी मार देता है बी को। और ए कहता है कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बी को मारा है बिकॉज बी मुझे मारने आ रहा था। तो ये क्या अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो डेंजर क्रिएट किया था ए ने ही किया था। ए ने पहले गालियाँ अब्यूज़ किया था बी को। सो इस केस में ए जो है, ए वॉज द वन हु क्रिएटेड अ डेंजर हिमसेल्फ, तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो रीजनेबल अप्रीहेंशन है डेंजर का वो सफिशिएंट है, ज़रूरी नहीं है कि अटैक हो ही जाए बिल्कुल ही। मतलब अगर कोई, जैसे कि वो गब्बर और सांबा वाला एग्जांपल था, एस जो है और जी है, जी मान लो ऐसे आ रहा है सांबा की तरफ भाग के, अब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ये इसके बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल क्लोज ही आ जाए तभी इसको पता चले कि अब मेरे पे अटैक होने वाला है। मतलब अगर आपसे 10 फीट कोई दूर भी खड़ा है तो अभी आपको ये अप्रीहेंड हो जाता है कि ये मुझ पर अटैक करने वाला है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अटैक हो ही जाए, आपको एक पहला मुक्का लग ही जाए या बिल्कुल ही क्लोज आ जाए आपके फेस पर चाकू या मुक्का की अब लगने ही वाला है, अब मैं बचाव करूँगा। नहीं, वो कुछ फीट दूर से भी अगर अटैकर आ रहा है तो आपको समझ आ जाता है कि मुझ पर अटैक करने वाला है। तो एक जो रीजनेबल इंसान को देख कर लग जाए कि मुझे अब बचाव करने की नीड है अपनी, तो रीजनेबल एप्रीहेंशन भी इनफ है अपना बचाव करने के लिए। जब तक वो एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करता है, वो खतरा एग्जिस्ट करता है, तब तक आप वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि परफेक्ट प्रिसिशन नहीं चाहिए, सम लैटिट्यूड इन डायरेक्शन इज अलाउड। मतलब अपने आप को बचाने के लिए आपको किसी को पंच करना पड़ गया, मान लो आपके ऊपर ही चढ़ा हुआ है वो, तो आपने पंच करा, आपने मुक्का मारा, आपने पंच करा तो उसका दांत ही टूट गया। थोड़ा आप लाइट मुक्का भी मारते, मतलब इतना तेज ना मारते तब भी काम चल जाता,
बट अब उसका दांत टूट गया है, तो ये अलाउड होगा, ऐसा नहीं है कि अब आपको सज़ा मिलेगी। तो यहाँ सम लेटिट्यूड इज़ अलाउड हेयर, मतलब आप बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से नहीं मार सकते ना कि मैं इस फोर्स से मारूंगा तो वो इतना पीछे जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। रिएक्शन है, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। हाँ, बस एक बात है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए कि मान लो आपको वो धक्का मार रहा है, आप उसको गोली मार दो, या उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसके पेट में चाकू ही मार दिया। तो ये जो हार्म हो जाएगा ना, कॉज आपने जो किया होगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपने हार्म कॉज कर दिया। लास्ट एक पॉइंट है कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कोर्ट की बात कर रहा है, मतलब कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वहाँ पर, तो कोर्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक प्रूव करना होता है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में डिफरेंस होता है, हम एविडेंस एक्ट में आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये लैंडमार्क केस था, जरूर लिख के आना। सेक्शन 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। ये जो सेक्शन एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन इसका डिस्कस कर लें। जेड है, जेड अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इनसेन पर्सन है ना। सेक्शन 22 में हमने ये डिस्कस किया था। अब जेड मान लो ए पर अटैक करता है, ठीक है। अब ए अपना बचाव कर सकता है फिर नहीं कर सकता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ए के पास, राइट। तो बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये सेक्शन ये कह रहा है, जो सेक्शन 36 है, ये कह रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो इस वजह से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म नहीं हो जाएगा, आपके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तब होता जब ये एक नॉर्मल पर्सन होता है ना, इनसेन पर्सन हो गया, या कोई 7 से 12 का बच्चा हो गया, 7 से कम का बच्चा हो गया, या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है ना, नशा का रखा है वो पर्सन हो गया, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में एक पर्सन है, सेक्शन 14 और 17 हमने डिस्कस किया था इसके लिए पर्टिकुलरली। तो ये जो सभी पर्सन्स हैं ना, अगर ये ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं होता है, इनको डिफेंस मिलता है। हमने डिफेंस अभी तक जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं सब में डिफेंस मिला है इनको। जो ये एक्ट करते हैं वो ऑफेंस नहीं होता है, तो इनके अगेंस्ट हमारे पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो एक नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट होता, क्योंकि नॉर्मल पर्सन अगर वो एक्ट करेगा तो वो ऑफेंस होगा, बट ये करेंगे तो ऑफेंस नहीं होगा, बट हमारे पास सेम राइट है। डायरेक्ट लैंग्वेज आपको अब समझ आ जाएगी। जस्ट बिकॉज एक पर्सन वांट ऑफ मैच्योरिटी से 7 से 12 का बच्चा, यूथ है मतलब 7 साल तक का बच्चा, अनसाउंड माइंड 22 में है, इंटॉक्सिकेशन 23 और 24 में इनको डिफेंस मिलता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के चलते 17 में इनको डिफेंस मिलता है। तो इन सब के अगेंस्ट सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन 17 का एग्जाम्पल है। तो ये सेक्शन हुआ। सेक्शन 37 क्या कह रहा है, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा नहीं होता है। तो ये जो सेक्शन है ना, कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताता है, कुछ एक्सेप्शन बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। क्लॉज ये क्या कह रहा है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। पब्लिक सर्वेंट जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, सबसे पहला, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो, उसके ऑफिस के कलर के अंडर कर रहा हो, मतलब जो उसको ड्यूटी मिली हुई है, जो उसके ऑफिस के अंडर उसको ड्यूटीज़ मिली हुई है, उसके अंडर वो एक्ट कर रहा हो, बेशक वो एक्ट जो है स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो। तो सेक्शन 17 हमने डिस्कस किया था, 14 एंड 17 बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो अगर वो आपको याद है ना, तो अभी आपको ये पर्टिकुलरली लाइन है, ये समझ आ रही होगी क्या है ये। सेक्शन 14 और 17 दिमाग से उतर गया, फिर वैसे नहीं देखी है तो जाके देख लो वीडियो। इसका एक एग्जांपल दूँ तो मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई जैसे ईडी का ऑफिसर है, सीबीआई है, मान लो आपको लेके जा रहे हैं, या कोई और भी है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है। तो जो अथॉरिटी है उस पर्सन को लेके जा रही है, अब वो पर्सन ऐसे थोड़ी ना कह सकता कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मैं एक्सरसाइज करूँगा इनके अगेंस्ट, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। वही ये बात, ये जो क्लॉज है ये कहता है, बट स्टार्टिंग में बात लिखी गई है, ये जो एक्सेप्शन है, ये जो कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ये सभी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होती हैं, एक एक्सेप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। अब इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है कि इस केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट है मुझे मार ही देगा जान से, या मुझे गंभीर चोट पहुंचा देगा, तो उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत जनरल सी बात बताऊँ, इस सेक्शन सेट के यहाँ पर 2 बार नो आ गया, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन। ठीक है, अब 2 बार नो आ गया ना, अब इन दोनों नो को हम काट भी देंगे, मतलब इसको हटा के अगर हम पढ़ेंगे लाइन तब भी सेम मतलब निकलेगा। यहाँ आएगा विच रीजनेबली कॉज, या डज नॉट काट देंगे, रीजनेबली कॉज दी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, वैसे ही पढ़ सकते हो, कैसे ही पढ़ सकते हो, बस पढ़ो। अब बी क्लॉज कुछ नहीं कह रहा है, बी क्लॉज बस ये कह रहा है कि सेम है, ऊपर और नीचे की वर्डिंग सेम है, बट यहाँ पर यह है कि जो पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डायरेक्शन दे दी है, यहाँ पर पहले खुद पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा था क्लॉज ए में, ठीक है, अब इसने मान लो किसी
जेड को डायरेक्शन दे दी कि तू मेरी जगह ये काम कर, तो इसके अगेंस्ट भी वही है कि अगर इसके एक्ट के अगेंस्ट लग रहा है कि ये डेथ कॉज कर देगा, ग्रीवियस हेड कॉज कर देगा, तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब इंस्पेक्टर की ड्यूटी थी, उसने अब सब इंस्पेक्टर को, सब ऑर्डिनेट को अपने ड्यूटी दे दी, तो वो बात की जा रही है। क्लॉज सी कह रहे हैं इन केसेस इन विच देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, उन केसेस में भी हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, जहाँ पर हमारे पास टाइम है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन सीख कर सकें। पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास अगर जाने का हमारे पास टाइम है, उस केस में हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। मतलब ऑन रोड मान लो आप जा रहे हो, आपके किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई किसी भी बात पे, तो अब वो कह रहे हैं आपको 15 मिनट यहीं पे रुक, 15 मिनट में अभी आ रहे हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, 10 दोस्त आएंगे फिर बताएंगे तुझे। अब आप वेट कर रहे हो, अब आप हंस रहे हो, कह रहे आने दे दोस्त, मेरे पास तो गन है, देखेंगे जब आएंगे तो मैं अटैक कर दूंगा। तब वो आए, आप पर अटैक करा उन्होंने, मान लो वो लेके आए थे वो क्या कहते हैं बेसबॉल का वो जो बैट होता है यार, डंडे वगैरह लेके आए थे, अब आप पर अटैक कर दिया उन्होंने, आपने क्या करा, 2 फायर करे, दो लोगों को वहाँ पर मार दिया, आपने कहा मेरा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। ऐसे नहीं चलेगा। वो जो आप 15 मिनट क्या कर रहे थे, या तो वहाँ से चले जाते आप, है ना, जाना नहीं है तो पुलिस को फ़ोन करते, कुछ तो करते, तो वहाँ पर आपको डिफेंस नहीं मिलने वाला है, आपकी सज़ा होगी, आपको मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा वहाँ पर, बिकॉज आपके पास टाइम था वहाँ पर कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को की प्रोटेक्शन सीख कर सको। सेम ये जो पॉइंट है ना किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बात ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अभी क्लॉज 2 पर आते हैं कि ये कहा था कि प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम व्हेन रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ वाज पॉसिबल। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। और जो फोर्स भी आप यूज़ करोगे ना अपने आप को बचाने के लिए, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी है, उतना ही फोर्स यूज़ करोगे। जैसे कि दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही कहा था कि डिसप्रोपोर्शनेट हार्म नहीं होना चाहिए, ये इस केस में भी यही बात बोली गई। तो क्लॉज 2 भी सेम बात, यही पॉइंट बोल रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। जितना फोर्स जो है नेसेसरी है वही लगाना है, मतलब ऐसा काम नहीं करना है कोई आपको गाली दे रहा है आप उसको चाकू ही मार दो, वो नहीं चलेगा। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हार्म जो कॉज किया होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन जो 2 है ना, ये बस जो हमने क्लॉज ए और क्लॉज बी पढ़ा है इसकी एक्सटेंशन है बस। इसका एक्सटेंशन कैसे है, जैसे मैंने बताया था कि अगर वारंट ऑब्टेन है, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है ना, इसको वारंट ऑब्टेन हो रखा है, अब ये वारंट से इस जेड को लेकर जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि अगर जेड को ये बिलीफ होता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, मतलब जेड को बिलीफ ही नहीं होता है कि ये पुलिस ऑफिसर है, मतलब पुलिस ऑफिसर का कैसे पता चलता है, या तो वो ड्रेस में होगा, अपनी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी उसमें होगा, अपना आईडी कार्ड शो करेगा, बताएगा थोड़ा कि मैं इस थाने से हूँ, ये तुम्हारे अगेंस्ट वारंट है। तो ये जो चीज़ें मान लो ये पुलिस ऑफिसर बताने से मना कर रहा है, ये बातें बतानी चाहिए तभी हमको बिलीफ होगा ना, नॉर्मल एक रीजनेबल इंसान को बिलीफ होगा कि ये पुलिस ऑफिसर है। एक तो आपने यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी, हम कैसे बिलीव करें। तो अगर इसको लग रहा है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही एक्सरसाइज कर सकता है इस पर्सन के अगेंस्ट भी, बेशक वो सच में पुलिस ऑफिसर हो, बट उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांस में लग रहा था कि ये नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 सेम डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये जो पुलिस ऑफिसर है जो इसने अपने सबॉर्डिनेट को किसी और पर्सन को कह दिया कि अरेस्ट करके लाओ, तो ये जो जेड ही है मान लो, इसको लग रहा है कि जो ये पर्सन है ये अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट नहीं आया हुआ है, ये अपने आप से आ गया है, ये अच्छे से बता भी नहीं रहा है कि किसने अथॉरिटी दी है इसको अरेस्ट करने के लिए जेड को। तो इन केसेस में इसके अगेंस्ट भी, इस पर्सन के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 37 हुआ। अब आगे काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ। अब आगे कौन से सेक्शन आएंगे, सेक्शन 38 से लेकर 44 रह गए। अब इसमें क्या है, सेक्शन 38 बाइफर्केट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिर्फ 40 में तो सेक्शन 38, 39 और 40 प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में बात करते हैं। 41, 42 और 43 प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बॉडी से रिलेटेड है और ये है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और ये सेक्शन 44 जो बच गया, ये जो है मॉब वगैरह की सिचुएशन हो जाए, कोई झुंड वगैरह आप पर अटैक कर दे, उस केस में आपके पास राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का कि नहीं होता है उसके बारे में। तो सेक्शन 38 पहले डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन 38 वन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉज एंड डेथ, मतलब कब आप प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान भी ले सकते हो, ये सेक्शन बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि जो सेक्शन 37 में जो लिमिटेशन, जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, जो अभी डिस्कस करा हमने, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी इंसान दूसरे इंसान को जान से भी मार सकता है अगर जो सामने वाला इंसान है, जो अटैकर है, इनमें से कुछ भी करने की ट्राई कर रहा है, इनमें से कोई भी ऑफेंस करने की ट्राई कर रहा है, जैसे कि कोई हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है, हमारी डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा था, हम उसको जान से मार सकते हैं।
रीजनेबली कॉज दी अप्रीहेंशन, जिससे एक आशंका हो कि सामने वाला हमें जान से मार देगा, उस केस में हम सामने वाले को ही जान से मार सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट, सामने ऐसा लग रहा है कि वो जो सामने जो अटैकर है हमें गंभीर चोट पहुंचा देगा। गंभीर ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, सेक्शन 116 में डिफाइन किया गया है। जो सामने पर्सन है वो रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि रेप जो है हमेशा वुमेन का हो सकता है, मैन का नहीं हो सकता। और रेप, अगर आप कोई आदमी भी हो सामने वुमन के साथ रेप हो रहा है तो आप उसको बचा सकते हो। उसको बचाने के लिए आप सामने वाले को जान से भी मार सकते हो जो ट्राई कर रहा है रेप करने की, क्योंकि अपनी बॉडी को बचाने का भी हक होता है और सामने वाले किसी और की बॉडी को भी बचाने का हमारे पास हक होता है। अब आदमी के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश करे तो वो क्या करे, वो जान से मार सकता है कि नहीं मार सकता, मार सकता है, वो डी क्लॉज में फिर कवर हो जाएगा। यहाँ पर अननेचुरल ऑफेंस या जैसे मैन के साथ अगर सेक्सुअल एक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो वो कवर होगा। क्लॉज ही किडनैपिंग या अबडक्शन, कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, अबडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको जान से मारा जा सकता है। रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है कोई इंसान, है ना, ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हमको कहीं पर ये बंद कर देगा ये, फिर जहाँ से हमारे पास पब्लिक अथॉरिटी को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे गुमनाम सी जगह लेके चला जाएगा, उस केस में भी उसको जान से मार सकते हैं। या कोई अगर एसिड फेंकने की ट्राई कर रहा है तो इन सभी केसेस में सामने वाले को जान से भी मारा जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 39 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 39 ये कह रहा है कि मान लो कोई इंसान आप पर अटैक कर रहा है, पर वो जो अटैक कर रहा है वो इनमें से कोई ऑफेंस नहीं है। अटैकर जो है इनमें से कोई ऑफेंस नहीं कर रहे, सारे सीरियस ऑफेंसेस हैं। इनके अलावा अगर कोई ऑफेंस करता है जो अटैकर है तो आप उसको जान से नहीं मार सकते, पर और कोई हार्म उसको पहुंचा सकते हो। वही कह रहा है कि अगर जो ऑफेंसेस वहाँ लिखे गए हैं सेक्शन 38 में वो नहीं है तो आप वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ उसको जान से नहीं मार सकते हो, डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, बट कोई और हार्म उसको पहुंचा सकते हो, एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। पर सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ध्यान में रखने हैं आपको। क्या रिस्ट्रिक्शंस थे कि पब्लिक अथॉरिटी का अगर आपके पास एक्सेस है, पुलिस वगैरह का एक्सेस है तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको पब्लिक अथॉरिटी के पास जाना है, या डिसप्रपोर्शनेट हार्म कॉज नहीं कर सकते। ये सभी रिस्ट्रिक्शंस याद रखनी है हमको उस केस में। और बाकी हाँ, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना राइट। सेक्शन 30 सेक्शन 40 का कह रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारी बॉडी का। तो स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कब होना चाहिए नॉर्मली कि जैसे ही हमको खतरा दिखे वैसे ही हमारा वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए। वैसे ही है कि अगर जैसे ही हमें रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो जाए, जैसे ही हमें आशंका हो जाए खतरे की, उचित आशंका हो जाए खतरे की, वैसे ही हमारा जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो अप्रीहेंशन है कैसे हो सकता है, अटेम्प्ट से हो सकता है, थ्रेट से हो सकता है, इन दोनों तरीक़ों से हो सकता है। मतलब कोई अटेम्प्ट करेगा कोई ऑफेंस को करने का, या आपको कोई थ्रेट देगा, धमकाएगा कि अभी कर रहा हूँ। जैसे आपके साइड कोई लाठी लेकर आ रहा है, आपको पता चल रहा है ना अटेम्प्ट कर रहा है मुझे हर्ट करने का, या कोई आपको डरा रहा है कि अभी रुक जा, अभी बैग से निकाल रहा हूँ लाठी। तो या तो अटेम्प्ट हो या थ्रेट हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस हो जाए। ऑफेंस से पहले ही ये दोनों सर्कमस्टांस अगर अराइज हो गए, हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है। तब कब तक रहता है, और वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो जो खतरा है वो गया नहीं है। तो जैसे ही वो डेंजर, वो खतरा चला जाएगा, हमारा राइट वहीं पर एंड हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन देख लो कि किसी पर गन तान देना कि अभी मार रहा हूँ, तो उससे हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहीं स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो गन है हमारे सामने तब तक हमारा वो राइट रहेगा। अब ये बॉडी से रिलेटेड सेक्शंस खत्म हुए। अब सेक्शन 41, 42 और 43 प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। ये सेक्शन 38 बात करता था कि कब बॉडी को बचाने के लिए हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम सामने वाले को जान से ही मार सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम सामने वाले को जान से मार सकते हैं। ये इन सभी ऑफेंसेज में कौन कौन से ऑफेंसेज हैं? सबसे पहले तो सेक्शन 37 का रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना है। अटैकर को जान से मारा जा सकता है अगर वो ये सभी ऑफेंसेज, इनमें से कोई भी ऑफेंस कर रहा हो। रॉबरी कर रहा हो, रॉबरी पहले ही बताया, जैसे कि गन तान लेना जो पीछे वाला एग्जाम्पल था, कि मान लो जो आपका फ़ोन है, आपका वॉलेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी ही है। रात के वक्त आपको कोई धमकी दे कि चाकू मार दूंगा या गोली मार दूंगा, निकालो आपका आईफोन या आपका जो पर्स है, जो भी है आपके पास, निकालो। रॉबरी में इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हार्म का खतरा होता है, आप उसको इस केस में, रॉबरी के ऑफेंस में, जान से ही मार सकते हैं। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये शायद सेक्शन 330 में दिया गया है ना, देखना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। बताया गया है वहाँ पर हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड सनराइज का मतलब क्या होता है। तो मतलब रात के वक्त अगर आपके घर कोई एंटर हो गया, घुस गया है, तो आप उसको जान से मार सकते हो। अब उसमें भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई गलती से एंटर हो गया आपको उसको वहीं मार दो जान से। हाउस ब्रेकिंग होती ही तब है जब आपके घर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए एंटर हुआ हो। तीसरा है मिसचीफ बाय फायर, कोई या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, मतलब रिहायशी जो बिल्डिंग है जहाँ पर लोग रहते हैं,
आपकी बिल्डिंग है मान लो, मतलब आपका घर है, उसको कोई जला रहा है या कोई बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये काम कर रहा है उसको आप जान से मार सकते हो। या किसी और का भी घर है, किसी और की बिल्डिंग, टेंट या वेसल है जहाँ पर लोग रहते हैं, उस केस में भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है डेथ कॉज करने तक भी। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, इन तीनों केसेस में भी मारा जा सकता है सामने वाले इंसान को जान से। बस यहाँ पर एक एप्रीहेंशन होना चाहिए, मतलब जो सामने जो अटैकर है, जो ऑफेंस कर रहा है, जो इनमें से कोई भी ऑफेंस कर रहा है, ये लगना चाहिए कि वो इस ऑफेंस को करते हुए हमें जान से मार देगा या हमें ग्रीवियस हेड कॉज कर देगा। मतलब कोई चोरी करने आया है, मान लो 2 लोग चोरी करने आए और ऐसा लग रहा है कि ये चोरी तो कर रहे हैं बट मुझे ही जान से मार देंगे उस केस में, या मुझे ही गंभीर चोट पहुंचा देंगे, उस केस में आप ये उसको भी जान से मार सकते हो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। सेक्शन 41 हुआ है पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। बस इसमें ऐसे था कि कुछ लोग थे, मान लो, है ना, ए की साइड है, इनके पास प्रॉपर्टी थी, पोजेशन था इनके पास प्रॉपर्टी का। जो दूसरी साइड है, सी की साइड है, ये धक्के से, मतलब फोर्सफुली ये पोजीशन लेना चाहती थी इस घर का। तो उस फोर्सफुली जो लेना चाहती थी वो इतना फोर्स था जिससे ये अप्रीहेंशन हो रहा था ए की साइड को कि ये हमें जान से ही मार देंगे। तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इन्होंने सी की साइड को ही मार दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो ये राइट है या अपील किया था कि हाँ उस समय फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे तो ये एक्सरसाइज कर सकते थे, वो जो राइट है इन्होंने जो डेथ कॉज करी है वो जस्टिफाई है। तो सेक्शन 42 कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 39 से। एक छोटी सी बात कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कहता है कि जो अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर ये सभी ऑफेंसेस नहीं हो रहे हैं, इनको छोड़ के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो कि थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉबरी, है ना। रॉबरी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ बिकॉज वो थेफ्ट का एग्रावेटेड फॉर्म ही होता है। मतलब जो सीरियस ऑफेंसेस हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो नहीं हो रहे हैं, और कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस केस में आप जो अटैकर है, ऑफेंडर है, उसको कोई और हार्म पहुंचा सकते हो, डेथ नहीं कॉज कर सकते उसकी। बस सेक्शन 37 को आप ध्यान में रखना। मान लो कोई सब्जी चुरा के जा रहा है, ए जो है सब्जी चोर है, सब्जी चुरा के जा रहा है, अब ऐसा थोड़ी आप उसको मार ही दो जान से, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना पाप होगा, मतलब गुनाह होगा, ऑफेंस होगा। तो आप उसको ए को जो है छोटी मोटी चोट पहुंचा सकते हो, धक्का वगैरह दे दिया जैसे कि वो सब्जी छोड़ दे आपकी, ऐसा कोई हार्म पहुंचा सकते हो। सीरियस ऑफेंस है, सीरियस हार्म नहीं पहुंचाना है, उसको मारना ही है जान से। सेक्शन 43 कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 40 से। ये बताता है कि कब स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट कब होगा, कमेंस कब होगा, छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो गए सेक्शंस। कमेंस कब होगा, जब रीजनेबल अप्रीहेंशन आता है हमें डेंजर का, है ना, पहले पढ़ा हमने कि उचित आशंका जब खतरे की उत्पन्न हो जाए तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। और कंटिन्यू कब तक रहता है, हर एक ऑफेंस का अलग अलग है, थेफ्ट में अलग है, रॉबरी में अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि सर्कमस्टांस अलग अलग होते हैं इसलिए जो कंटिन्यूंस है अलग अलग है। थेफ्ट के केस में कब तक कंटिन्यू रहता है, पहला या तो ऑफेंडर अफेक्टेड हिज रीट्रीट का मतलब होता है एस्केप करना। मान लो जो ऑफेंडर है जो आपकी प्रॉपर्टी चुरा के भाग गया, वो भाग ही गया, सच में भाग गया, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर कल उसको मार्केट में देख लो, आप उसके पीछे भागो, कहो कि मेरी प्रॉपर्टी दे, मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मैं तुझे मारूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। बस वो भाग गया तो भाग गया, फिर आप अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते हो प्रॉपर्टी रिकवर करने में। दूसरा, जब तक जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनकी असिस्टेंस ऑब्टेन ना हो जाए, पुलिस वगैरह को आपने फ़ोन कर दिया, आपकी फिर मतलब आप फिर नहीं करोगे कुछ भी, पुलिस ही करेगी। या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है तो प्रॉपर्टी रिकवर होगी तो आपका राइट भी खत्म हो गया वहीं पर। रॉबरी के केस में कब तक कंटिन्यू रहता है आपका राइट, देखो सिंपल सी बात यहाँ पे जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, सिंपल ये है कि जब तक वायलेंस कंटिन्यू रहता है। रॉबरी में क्या होता है, इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का ऐसे खतरा होता है। अब जब तक वो खतरा रहेगा या ऐसा रहेगा कि अटैम्प्ट हो रहा है उस चीज़ का, तब तक आपका राइट रहेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ में, क्रिमिनल ट्रेसपास आपके लैंड पे कोई घुस गया आपकी ज़मीन पर, या मिसचीफ आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई तोड़फोड़ कर रहा है, जब तक वो आपकी लैंड पर है या जब तक वो प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ कर रहा है तब तक आपका राइट रहेगा। एंड सिमिलरली हाउस ब्रेकिंग में भी वैसी है कि जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी पर रहता है रात को तब तक आपका राइट रहेगा। जैसे ही वो प्रॉपर्टी से चला जाता है, मान लो चला गया, वो आपका राइट खत्म हो जाता है वहीं पर। तो ये सिंपल था, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। लास्ट सेक्शन 44 तो सीधा एक इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए है, मान लो आप ही हो, आपके ऐसे यहाँ हर जगह से ही मान लो एक झुंड ने अटैक कर दिया, एक मॉब ने अटैक, एक भीड़ ने अटैक कर दिया आप। अब चारों तरफ से आपको भीड़ ने घेर लिया है, तो क्या करोगे। मान लो उस समय आपके पास एक पिस्टल है, क्या आप गोली चला सकते हो। सेक्शन 44 कहता है हाँ चला सकते हो। और उस गोली चलाने में मान लो कोई मर भी जाता है, कोई इनोसेंट पर्सन मर जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, कोई और अडल्ट पर्सन मर जाता है आपसे, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, आपकी कोई सज़ा नहीं होगी। सेक्शन 44 आपको डिफेंस देता है। पढ़ लेना, ये समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं उसका एक एक वर्ड फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस उसको समझ लो, इतना ही बहुत होता है।
तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।